गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा मुख्य विषय है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। उसके अंतर्गत कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे जिनको कि जानना हमारे लिए नितांत आवश्यक है एक शिक्षक के रूप में, ताकि हम उसी के अनुरूप अपना व्यवहार विचार रखें और छात्रों में भी सही कंसेप्ट को पहुंचाएं। तो आज का जो विषय है वो जेंडर इश्यूज़ हैं या लिंग से संबंधित मुद्दे हैं। आप अपने चारों ओर प्रतिदिन देखते हैं लड़के और लड़कियों को या स्त्री और पुरुषों को, चाहे वो बाज़ार में हो, घर पर हो, खेल के मैदान में हो, स्कूल में हो या आस पड़ोस में हो। तो इनको देखकर हम कुछ अनुभव करते हैं, कुछ महसूस करते हैं एक महिला और पुरुष के रूप में, और इन विशेषताओं के आधार पर जो विशेषताएं हमें उनमें दिखाई देती हैं स्त्री और पुरुष के रूप में, इसके आधार पर इन्हें एक दूसरे से अलग किया जाता है। इनमें कुछ तो शारीरिक विशेषताएं होती हैं और बाकी व्यवहार से संबंधित, आदतों से संबंधित और मनोविज्ञान से संबंधित होती हैं। विभिन्न लोगों के व्यवहार में भिन्नता दिखाई देती है, पुरुष और महिलाओं की आदतों में भिन्नता दिखाई देती है और उनके सोचने में भी, यानी साइकोलॉजिकली भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनमें विभिन्नता को इंगित करती हैं या दर्शाती हैं या ऐसी विशेषताएं उनमें देखने को मिलती हैं। ख़ास तौर पे ये देखा गया है कि लड़के जो होते हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं, साहसी होते हैं, जोखिम उठाने वाले होते हैं, आक्रामकता उनमें ज़्यादा होती है महिलाओं की अपेक्षा, महत्वाकांक्षी होते हैं, झगड़ालू भी लड़कों में ऐसे देखे जाते हैं। इसके अलावा कठोर और अनियंत्रित नज़र आते हैं। आपने देखा होगा कि जो लड़के हैं वो रिस्क लेने में पीछे नहीं हटते हैं, जोखिम उठा लेते हैं, चाहे बाद में जो भी होगा उससे बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। इसके अलावा जितने लड़ाई झगड़े के केसेस होते हैं, मारधाड़ के केसेस होते हैं, उन सब में अधिकांश में जो है वो पुरुष या लड़के ही शामिल होते हैं, जबकि लड़कियां तुलनात्मक रूप से शांत होती हैं, शर्मीली होती हैं, कम बोलने वाली होती हैं, कर्तव्य परायण होती हैं। जो भी कार्य उनको दिया जाता है उसको वो पूरा करने की कोशिश करती हैं समय सीमा के साथ में, और उनको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है या अनुशासित होती हैं वो, ऐसा दिखाई देता है। हम जो ये अंतर हमें दिखाई देते हैं महिला और पुरुष के बीच में, इन अंतरों को प्राकृतिक व जैविक मानते हुए, यानी कि नेचुरल और बायोलॉजिकल मानते हुए, अपरिवर्तनीय मानते हैं, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता ऐसा हम मानते हैं। अर्थात इसी प्रकार से इन्होंने जन्म लिया है ऐसा हम लोग मानते हैं। और ये भी देखा जाता है कि स्त्री व पुरुष की सामाजिक जो भूमिकाएं हैं, जो अलग अलग रोल वो सोसाइटी में अदा करते हैं, उनमें संस्कृति का भी असर पड़ता है। जो हमारा कल्चर है उसके परिणाम के रूप में हमें ये भूमिकाएं या रोल दिखाई देते हैं, जो समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। ये जो परिवर्तन है ये सामाजिक अनुभवों का परिणाम है, यानी लंबे समय में हम समाज में जो कुछ अनुभव करते हैं उसको महसूस करते हैं, उसके आधार पर ये परिवर्तन आते हैं। तो इस हिसाब से ये परिवर्तनीय हैं, यानी समाज के बीच में भी परिवर्तन इनमें देखने को मिलता है और एक ही समाज में भी लंबे समय में इनमें परिवर्तन दिखाई देता है। वर्तमान में जो मानव सभ्यता है उसमें दोनों लिंगों की, यानी महिला और पुरुष की सामाजिक भूमिकाओं को समान एवं पूरक माना गया है, जबकि पुराने समय में इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर किया जाता था। पुरुषों के अलग कार्य निर्धारित थे, महिलाओं के लिए अलग से कार्य निर्धारित थे। उसी के तहत उनमें विशेषताएं भी अलग अलग देखी जाती थी और अधिकतर जो पुरुष सत्तात्मक परिवार प्रणाली थी उसमें उनको ज़्यादा मजबूत स्थिति में माना जा सकता था, जबकि महिलाओं का स्थान उनसे निम्नतर था। अब परिस्थितियां बदल रही हैं, समय बदल रहा है, सोच बदल रही है, सरकारें अपने नियम बदल रही हैं, कानून बदल रहे हैं, उसके तहत बहुत सारी चीज़ें भी बदलती हुई देखी जा रही हैं।
ये चूँकि पूरा ही जो विषय है आपका वो जेंडर के बारे में है और जेंडर के आधार पर ही स्कूल और सोसाइटी में उनकी क्या स्थिति है इस पर बात होनी है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपके कुछ कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हों। इसमें पहला आज जो हम ले रहे हैं वो है सेक्स एंड जेंडर के बारे में, यानी कि यौन एवं लिंग के बारे में। आप बहुत सी किताबों में जो आप देखेंगे, जो आपके सिलेबस से भी जुड़ी हुई किताबें हैं, उनमें भी कई बार ऐसा है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन शब्दों की वजह से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने लिंग और जेंडर लिख दिया है किताब में जगह जगह। इससे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि हिंदी में हम जेंडर को ही लिंग कहते हैं, तो अगर लिंग और जेंडर हम कहते हैं तो एक हिंदी का एक अंग्रेजी का शब्द हो रहा है और जिसके एक ही अर्थ निकल रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर सेक्स और जेंडर के लिए हम यौन एवं लिंग शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आप इसको इसी रूप में देखें और समझें जहाँ पर भी ये प्रयुक्त होंगे। तो सबसे पहले हम सेक्स पर आते हैं या यौन पर आते हैं। यौन एक ऐसा शब्द है या सेक्स एक ऐसा शब्द है जिसको समाज में आमतौर पर खुलकर बोलना भी आसान काम नहीं है, या आदमी उसमें झिझकता है। कोई भी व्यक्ति जब सेक्स शब्द का प्रयोग पब्लिकली करता है तो उसमें थोड़ी झिझक पैदा होती है कि इसको यूज करें या नहीं करें। ऐसी स्थिति में इसको सही रूप में समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम सामान्य बोलचाल में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वास्तव में उनका अर्थ क्या है ये हमें जानना चाहिए, और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जो सेक्स है, जो यौन है, वो एक जैविक सत्य है, बायोलॉजिकल ट्रुथ है, और ये एक यथार्थ है। बायोलॉजिकल ट्रुथ या यथार्थ जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जैविकीय अंतर को स्पष्ट करता है या महत्व प्रदान करता है महिला और पुरुष में, या स्त्री और पुरुष में। एक व्यक्ति पुरुष या स्त्री के रूप में पैदा होता है, अर्थात यह जन्मजात है। जन्म के साथ ही हम इसी रूप में पैदा होते हैं। और जो सेक्स है वो एक जैविक शब्दावली है एक तरह से, जिसको समाज में अलग अलग रूपों में समझा जाता है, लेकिन क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको उसका सही अर्थ मालूम होना चाहिए, और जहाँ भी आप प्रयुक्त करें तो सही अर्थों में उसको प्रयोग में लाएं। ऐसा आपको ऐसी आदत भी डालनी होगी, क्योंकि जब आप इन शब्दों को सही अर्थों में जान पाएंगे तभी आप अपने विद्यार्थियों को भी सही बातें बता पाएंगे और उनके अंदर एक सही दृष्टिकोण का विकास होगा विभिन्न संदर्भों में। अनेक बार जब सामान्य बोलचाल में हम सेक्स या यौन शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको या तो यौनांग से लगा लिया जाता है, सेक्सुअल ऑर्गन से इसका मतलब निकाल लिया जाता है, और या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स से या संभोग से इसका अर्थ लगा लिया जाता है, जबकि ये ठीक नहीं है। तो फिर सही अर्थ क्या है, सेक्स से मतलब क्या है? तो जो यौनांग हैं वो हमारे शरीर के एक अंग हैं, अन्य अंगों की तरह से, जैसे कि हमारे आँख, कान, नाक, मुंह, और हर एक शरीर के अंग का अपना कोई कार्य होता है। तो यौनांगों का भी या सेक्सुअल ऑर्गन्स का भी अपना एक कार्य है, लेकिन इनको इन अर्थों में देखा जाना उचित नहीं है। यौन एक प्राकृतिक व स्वाभाविक स्थिति है जिसका तात्पर्य व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने से है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद या तो वो लड़के के रूप में या लड़की के रूप में वो जन्म लेता है, तो ये जो निर्धारण हो रहा है, ये बाय बर्थ हो रहा है, इसको हम यौन या सेक्स कह रहे हैं। यौन शब्द में स्त्री व पुरुष की शारीरिक जो स्थिति है या शारीरिक जो बनावट है या शारीरिक जो विशेषता है वो इसमें शामिल होती है। शारीरिक रचना में या संरचना में जो विभेद निहित है वो यौन उसको हम दर्शा रहा है। हमारा यौन बगैर किसी प्रकार की नकारात्मक लिए पूर्ण रूप से प्राकृतिक सत्य है। इसमें किसी तरह की नकारात्मकता नहीं है, या स्त्री या पुरुष होना, स्त्री होना कोई नकारात्मकता नहीं है, बल्कि यौन दोनों के लिए वो जन्म से या तो पुरुष है या स्त्री है, तो इसमें किसी तरह की नकारात्मकता को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अतः इसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए। ये तो सेक्स की बात हुई। अब हम आते हैं जेंडर पर या लिंग पर। लिंग एक सामाजिक संदर्भ है, न कि जैविकीय। दोनों का अंतर है। सेक्स को हम जैविकीय मान रहे थे और इसको हम कह रहे हैं सामाजिक संदर्भ है।
यह उन सभी विशेषताओं की ओर इंगित करता है या इशारा करता है जो एक समाज पुरुष व स्त्री के लिए उपयुक्त समझता है। प्रत्येक सेक्स के लिए उचित व्यवहारों एवं अभिवृत्तियों के समाजीकरण द्वारा सीखा जाता है। यानी जो समाज में विभिन्न हमारे जीवन के अनुभव हैं जिनको हम महसूस करते हैं, उनके द्वारा स्त्री व पुरुष को समाज अलग अलग रूप में नियंत्रित करता है और समाज को इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि समाज को चलाने के लिए दोनों को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। इसलिए समाज ने कुछ जो लंबे समय तक अनुभव किया है उसके आधार पर कुछ विशेषताएं निर्धारित कर दोनों के लिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता दिए। और एक व्यक्ति जब जन्म लेता है महिला या पुरुष के रूप में, तो धीरे धीरे समाज, परिवार, घर जो है उसको उसकी भूमिका को समझा देता है कि उसमें कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उसकी समाज में क्या भूमिका होनी चाहिए। और धीरे धीरे वह व्यक्ति भी उन भूमिकाओं को अपनाना प्रारंभ कर देता है और उन विशेषताओं को अपने अंदर लाने की कोशिश करता है। ठीक, ये लिंग है। लिंग समाज निर्मित जो भूमिकाएं हैं उनके बारे में बताता है जिन्हें पुरुष व स्त्री से निभाई जाने की अपेक्षा रखी जाती है। विभिन्न संस्कृतियों में इन भूमिकाओं में अंतर देखने को मिलता है। अलग अलग संस्कृति में अलग अलग ढंग से पुरुष और महिला की भूमिका दिखाई देती है। आप किसी आदिवासी इलाके में जाएंगे तो वहाँ उनकी भूमिकाएं थोड़ा अलग होंगी। बिल्कुल आधुनिक समाज में जाएंगे, वहाँ थोड़ा सा भूमिकाओं में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। लिंग के निर्माण में हम अभिभावकों, संगी साथियों एवं समाज से सीखते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसे, अगर वो लड़का है तो अलग ढंग से, और अगर वो लड़की है अलग ढंग से उसको ट्रीट करते हैं या उसका पालन पोषण करते हैं और उससे अपेक्षाएं रखते हैं कुछ गुणों की या कुछ विशेषताओं की। और बच्चा धीरे धीरे उन्हें स्वीकार करता है और उसका प्रदर्शन करने लगता है और बाद में वो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। जेंडर या लिंग स्त्री व पुरुष की व्यवहारगत, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को प्रकट करता है। ये जैविक, इसमें केवल जैविक के आधार पर ये नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें व्यवहारगत, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताएं शामिल हैं। साथ ही यह स्त्री व पुरुष की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों की ओर इंगित करता है। उनकी क्या भूमिका समाज में होगी और क्या उत्तरदायित्व होंगे, ये डिसाइड करता है, जिन्हें परिवार, समाज तथा संस्कृतियों द्वारा निर्मित किया जाता है। हम बनाते हैं इन चीज़ों को। आप देख रहे हैं सेक्स जो है वो तो बाय बर्थ है, जेनेटिक है, और लेकिन इसको जो लिंग है वो उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। समाज जैसी अपेक्षाएं रखता है, जो उनके लिए भूमिका निर्धारित करता है, उन्हीं विशेषताओं को व्यक्ति अपने अंदर लाने की कोशिश करता है। बचपन से ही बालक और बालिका का पालन पोषण अलग अलग प्रकार से किया जाता है। आप देखते हैं घरों में जो लड़का होता है उसके पालन पोषण का तरीका अलग होता है, लड़कियों के पालन पोषण का तरीका उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, और इस तरह से किया जाता है कि वो उसको अनुभव करते हैं और अपने अंदर उसी के अनुरूप विशेषताओं को लाने की कोशिश करते हैं। इवन उनके पहनावे में आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं, उनके खिलौने अलग अलग तरह के आते हैं। लड़की के लिए यदि गुड्डा या गुड़िया आ रही है या किचन का सामान लाया जा रहा है, तो लड़के के लिए बंदूक, इस तरह की चीज़ें लाई जा रही हैं या कार लाई जा रही है। तो ये धीरे धीरे हम उनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी समाज में क्या भूमिका होने वाली है। यदि लड़का थोड़ी लड़ झगड़ कर आ जाए तो उसको उतना नहीं कुछ कहा जाता घर में, लेकिन लड़की अगर ऐसा कर दे तो उसे रोका जाता है। या लड़का देर से आता है घर में रात को, तो उसको उतनी डांट नहीं पड़ती जितनी कि लड़की को पड़ती है। तो ये हम धीरे धीरे, हमारा समाज ये समझा देता है उन्हें कि आपकी क्या भूमिका है और आप में कौन सी विशेषताओं का होना अनिवार्य है, और उसी के अनुरूप वो अपने व्यवहार को या आदतों को विकसित करने लगती हैं, जो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं और जो लिंग के अंतर्गत आता है। अब अगर हम बात करें एक दो सेंटेंसेस में सेक्स वर्सेस जेंडर की, तो सेक्स जो है द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन विमेन एंड मैन, यानी महिला और पुरुष के बीच में शारीरिक और जैविकीय अंतर जो है
वो यौन है, जबकि जेंडर द सोशल प्रैक्टिसेस दैट आर इन्फोर्स्ड एज पर द बायोलॉजिकल सेक्स। जबकि जो जेंडर है वो उसमें सामाजिक संदर्भ जुड़ा हुआ है। समाज में जो व्यवहार उनसे किया जा रहा है, जो अपेक्षाएं रखी जा रही हैं, उसके अनुरूप जो गुण विकसित हो रहे हैं उसको हम जेंडर या लिंग कह रहे हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा जब भाषा की बात आती है तो हमारे यहाँ हिंदी भाषा में दो लिंगों का प्रयोग देखा जाता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। और जबकि संस्कृत में एक और जोड़ दिया गया है जिसको नपुंसक या उभय लिंग भी उसको कहा जाता है। ऐसे ही पाश्चात्य अगर लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पर एक जेंडर जो तीसरा जोड़ दिया जाता है वो न्यूट्रल जेंडर का रखा गया है। इसको एक अलग पहचान दी गई है, उन दोनों से बिल्कुल अलग है। जबकि संस्कृत में क्या किया गया है, दोनों स्त्री और पुरुष के गुण जिसमें हैं उसको हम तीसरा मान रहे हैं। और आज समाज में भी थर्ड जेंडर की बात आ रही है और उनको मान्यता देने की भी बातें आती हैं। अलग अलग नामों से उनको पुकारा जा रहा है जगह जगह पर। तो ये सारी बातें जो हमारे समाज में चल रही हैं, हम जिस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, जैसी अपेक्षाएं रखते हैं, उसी के अनुरूप उनके व्यवहार में भी परिवर्तन देखा जाता है, वह विशेषताएं उनमें डेवलप हो जाती हैं और इसी को हम लिंग के नाम से जानते हैं। तो ये मुख्य बातें थी सेक्स एंड जेंडर के बारे में। मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि सेक्स हम किसको कह सकते हैं और जेंडर हम किसको कहेंगे। ये बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे की चीज़ों को भी समझ पाएंगे जो आने वाले समय में बताई जाएंगी। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का इसको ज्वाइन करने के लिए क्लास को। ओके।